एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस रीडिफाइन एजुकेशन रीडेफ एड्यू। माय नेम इज कृष्णा। GS4 और मेंस क्लासरूम लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप। हिंदी में कहते हैं गैर तरफदारी और निष्पक्षता। ये दो टॉपिक्स पहले हम ये समझते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में इनका रोल क्या है। पहला रोल तो यही है कि यूपीएससी सीधे सीधे टर्म्स की मीनिंग पूछ लेता है दो नंबर में कि आप इन टर्म से क्या समझते हो, उनका रेलेवेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। देन इन्होंने ये पूछा है सोशल वैल्यूज़, तो लगातार इस तरह के क्वेश्चंस तो पूछ ही रहा है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन एक बार पूछा है अभी तक यूपीएससी ने कि क्यों ये दो वैल्यूज़ फाउंडेशनल वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सर्विसेज में कंसिडर की जानी चाहिए, स्पेशली जबकि आज का सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें। आपको अपने आंसर को एग्जाम्पल से सजाना था, संवारना था। तो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आज का क्या है? लोगों में ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है एक दूसरे के लिए, आपका एटीट्यूड ख़राब है, हमारा एप्टीट्यूड ख़राब है, पॉलिटिक्स से आप निराश हो, हताश हो, आपको लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए हर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बाइस्ड है। तो इस टाइम पर इन चीज़ों का क्या रिलेवेंस होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, तो ये हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार वेबसाइट पे चल के स्पेशल कोर्सेज GS4 यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज़ अबाउट कोर्स एंड कोर्स कंटेंट। आई एम टीचिंग द होल सब्जेक्ट, सम गेस्ट फैकल्टीज आर आल्सो टेकिंग दिस कोर्स, उनको आई एम रिप्लेसिंग, फाइन। एंड दिस कोर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर GS मेंस क्लासरूम 2021-22 एंड फाउंडेशन बैच का भी पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप। सबसे पहले आपको एक हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इनफैक्ट 2016 का क्वेश्चन है वो भी। तो सबसे पहली बात ये है कि पब्लिक ने जब आपको चुन के भेजा है या आपको अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर भेजा है, आपने 10 लाख लोगों में कॉम्पीट किया एंड आपने एक सिविल सर्वेंट की पोस्ट हासिल की, तो पब्लिक का आपका राइट टू एक्सपेक्ट है कि आप ऑनेस्टली, इम्पार्शियली और एफिशिएंटली काम करें। आपका 1-2 साल आप सम्मानित हो सकते हो, फूल माला ले सकते हो, टॉपर स्टॉक में जा सकते हो और इधर उधर पेड टॉक्स या अनपेड टॉक्स व्हाटएवर आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद पब्लिक की आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपसे जो पब्लिक की एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं ये है कि आप इम्पार्शियली, ऑनेस्टली और एफिशिएंटली आप काम करो। एफिशिएंसी भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एफिशिएंसी के लिए ही जो सेकंड ARC ने लास्ट चैप्टर दिया हुआ है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, वहाँ बात की है ट्रेनिंग और मिड टर्म ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों की बात की हुई है। देखो इशू क्या होता है कि आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए टिल्टेड हो जाओ, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज पार्टी A है, पार्टी B है, पार्टी C है, राइट, या ग्रुप ऑफ पार्टीज़ हैं, राइट। इसकी सरकार है, ये पार्टी इलेक्शन में जीत गई, ये पार्टी इलेक्शन में हार गई, C भी आपकी इलेक्शन में हार गई। अब एक चीज़ ज़रूर होगी, कुछ लोगों ने इसे वोट दिया होगा, सपोज 100 लोग हैं, हो सकता है 40 लोगों ने इन्हें वोट दिया, 30 लोगों ने इन्हें वोट दिया या 35 लोगों ने इन्हें वोट दिया और बचे हुए जो लोग हैं इन्होंने इन्हें वोट दिया, प्लस मिसलेनियस कहीं 4 कहीं 5 वहाँ वोट दे दिया। तो एक बात अगर आप ऑब्जर्व करो कि वोट देने वाले तो सिर्फ 40 लोग हैं, 40% लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिताया है जो कि सरकार में है, बाकी 60% लोग तो सरकार में है नहीं। तो अब अगर सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विसेज में जो भी लोग हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस हो जाएंगे, देन देयर वुड ऑलवेज बी एन एलिनेटेड ग्रुप जिन्होंने लूजिंग पार्टी के लिए वोट दिया होगा, राइट। और इसमें से भी आप देखते हो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, तो इसमें से भी धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू होते हैं। तो इस वजह से आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप शो करो। आप किसी पार्टी के, ना आप A के हो, ना B के हो, ना C D E F किसी के भी नहीं हो। सिविल सर्वेंट के साथ एक ख़ास बात होती है, आप देखोगे किसी भी बड़ी पोस्ट के बंदे का जो ग्रुप A या इनफैक्ट ग्रुप B सर्विसेज में भी होते हैं, उनका पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक, चाय कॉफ़ी पानी सब लगा रहता है। कंटिन्यूअस इंटरफेस एंड कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस में रहते हैं दोनों एक दूसरे के, इस वजह से उनको लेकर एक पॉलिटिकल बाइसेस और ज़्यादा आती हैं। आज आपके जो रक्षा सचिव है
या फिर जो आपके गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, उनको आप कहीं ना कहीं आज की गवर्नमेंट से जोड़ के देखते हो। स्टेट के अगर ये सेक्रेटरी हैं या जॉइंट सेक्रेटरी जो भी हैं, तो आप उनको स्टेट के सीएम और स्टेट के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे जोड़ के देखते हो। तो आपको डिटैच रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आप डिटैच हो, आपने एक चीज़ देखी होगी स्टेट्स में या सेंटर में कई बार जब इलेक्शन होते हैं तो एक साथ भर भर के ऑफिसर्स का एक जगह से दूसरी जगह तबादला होता है। वापस जब दूसरी पार्टी आती है तो उनका फिर से तबादला करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल बायसनेस शो की गई होगी, कभी ना कभी एक बड़ा रीज़न है, या फिर जो नई पार्टी आई है वो अपने बंदे चाहती है। इस वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग होती है वो हैम्पर होती है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा है इस बार, ठीक है। सिविल सर्वेंट का एक काम होता है, अगर आपको आईएएस बनना या कुछ भी बनना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप पॉलिसी मेकर नहीं बनने जा रहे हो, आप सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटर बनने जा रहे हो। पॉलिसी मेकर बनना है तो लॉ बनाने वाली बॉडी में जाइए जहाँ की आपको इलेक्शन लड़के जाना पड़ेगा। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग करता है लीडर और इम्प्लीमेंटेशन करता है एडमिनिस्ट्रेटर। रिफॉर्म्स करने के लिए रिफॉर्मर होता है, राइट। तो सिविल सर्वेंट का जो मेन काम है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, वो हैम्पर होता है। सिविल सर्वेंट का सिर्फ एक रोल होना चाहिए, उसे वो डिसीजन जो ले लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो उसकी एडवाइस या रिकमेंडेशन से मैच करते हों या ना करते हों। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल वर्ड हमने कई बार सुना होगा, इम्पार्शियल, ठीक है। इम्पार्शियलिटी एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं, वहाँ इम्पार्शियलिटी एक बड़ा रोल प्ले करता है। आप जस्टिस हमेशा इम्पार्शियल होकर दोगे। तो इम्पार्शियलिटी ये कहता है कि आपके जो डिसीजंस हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज, फैक्ट्स पे होनी चाहिए। आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी या फिर डीडी बसु पॉलिटी पढ़ते हो, वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया तो ही आप उसके बेस पर डिसीजन लोगे। फैक्ट से आप डिटरमाइन करोगे लॉ इस फैक्ट के बारे में क्या कहता है। ऑब्जेक्टिवली आपको वो देखकर अपना डिसीजन लेना है, अपना जजमेंट सुनाना है, ना कि आपको बायसेस, प्रेजुडिसाइसेस और या फिर प्रेफरेंसेस देके आपको काम करना है। इम्पार्शियलिटी की जो खास बात है, सोली एक्टिंग बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम ओपिनियन और बायसेस। अगर आप जज हो और आपका लड़का भी खड़ा है कटघरे में, तो भी आपको अगर वो गलत है तो उसके अगेंस्ट डिसीजन देना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, तभी आप इम्पार्शियल कहलाओगे। इम्पार्शियलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इम्पार्शियलिटी इज द रिफ्यूजल टू मेक एडवर्स डिस्टिंक्शंस या डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे ही हमने डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन याद करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो कैन आई नो इन कमेंट सेक्शन कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स या फिर प्रोविजंस हैं। यूपीएससी ने कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एससी के लिए क्या कहता है, एसटी के लिए क्या कहता है, वुमेन के लिए क्या कहता है, चाइल्ड के लिए ही क्या कहता है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या कहता है, वो आर्टिकल्स अगर आप चाहो तो लिस्ट डाउन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में नहीं तो अपनी कॉपी में एक बार लिख सकते हो। तो इम्पार्शियलिटी ये क्वालिटी है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ह्यूमन बीइंग को। और क्यों नहीं करोगे, आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर देते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं। 5 क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं ग्लोबली, जिनके बेस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, ये 5 एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन जो 5 मेन क्राइटेरिया है उसमें नेशनैलिटी, रेस, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजन, क्लास एंड पॉलिटिकल पार्टी। नेशनैलिटी, आप किस राष्ट्र को बिलोंग करते हो, आपकी कल्चरल बाउंड्रीज क्या हैं, आपकी कल्चर क्या है, उनके बेस पर। नेशनैलिटी में आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, आप किस कंट्री से आते हो। रेस नेशनैलिटी आती है एथनिसिटी से, एथनिक आता है आपका कल्चर से। रेस आता है आपका फिजिकल एट्रीब्यूट। फिजिकल मतलब किसी की आँख गोल है, किसी की आँख चपटी है, किसी की नाक पकौड़े जैसी है, किसी की नाक पतली है, किसी की नाक तोते जैसी है, ठीक है। काला, पीला, गोरा, हरा, गुलाबी जैसे ये हम सबके कलर होते हैं, उसको हम रेस कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के बाल ऐसे हैं एंड किसी के बाल ऐसे हैं खरबूजे जैसे, तो दैट इज़ रेस। रिलीजियस बिलीफ, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम और बहुत रिलीजन्स हैं। क्लास आप जानते होंगे 3 मेन क्लास होती है, एक तो आपकी या 2 क्लास कह सकते हो, एक वर्किंग क्लास और एक लेबर क्लास, ठीक है।
हम सब कहीं भी अगर काम कर रहे हैं तो हम सब सॉरी नॉट वर्किंग क्लास, एक होती है वर्किंग क्लास और एक होती है अपर क्लास। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको क्लास का कल्चर पता होगा, क्लास डिवाइड। दूसरा पॉलिटिकल ओपिनियन, कौन किस अगर आप पीएम हो या सीएम हो, आपके पास दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आ गया तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप उसको इम्पार्शियली ट्रीट करते हो देन यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सुषमा स्वराज, एम्स को इस्टेब्लिश कराने में उनका बड़ा रोल माना जाता है डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने कहा कि जब मैं वाजपेयी सरकार में थी तो मेरे पास कॉल्स आते थे कि मेरे इस फ्रेंड का, इनका एम्स में कुछ करा दो, इनका एम्स में कुछ करा दो। और जो उनके विरोधी थे, अपोनेंट थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो भी उन्हें कहते थे। अब एम्स तो एक ही था, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरी कंट्री में एम्स का एक सेंटर, पूरा चेन खोल दूंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल ओपिनियन से आपको बचना है। सामने आप जिस दिन सरकार में आ गए, जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो कि आपकी खुद की पार्टी के लोग हैं। राइट टू इम्पार्शियलिटी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन में इसको इंक्लूड किया गया है। ये चार्टर कहता है एवरीवन हैज़ द राइट टू हैव देयर अफेयर्स हैंडल्ड इम्पार्शियली। तो राइट टू इम्पार्शियलिटी को आप एक इंपॉर्टेंट राइट दे सकते हो, पब्लिक राइट्स में ये आता है। ठीक है, जो आपने ओल्ड टेस्टामेंट्स की बुक्स हैं उसमें से एक बुक ये कहती है यू शैल नॉट डू इनजस्टिस इन कोर्ट, यू शैल नॉट बी पार्शियल टू पुअर और डिफर टू द ग्रेट। ये कोटेशन अगर आपको याद रखनी हो तो याद रख सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, राइट टू इम्पार्शियलिटी। लेकिन अब इम्पार्शियलिटी में आप एक चीज़ देखोगे, आप देखोगे कई बार सेक्स सेलेक्टिव स्कीम्स बनती हैं। वुमेन को आप अलग ट्रीटमेंट देते हो, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एज के बेस पर। बच्चों को जो लेस देन 14 ईयर्स के हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देते हो, जो ग्रेटर देन 60 ईयर्स के हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देते हो। बीच वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया। कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन देते हैं, लोग कहते हैं हमें रिजर्वेशन दे दिया, दूसरे कहते हैं हमें भी दो, वो कहते हैं इनको भी हटाओ। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी को वॉयलेट नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी का प्रिंसिपल है, समानता और समता। इक्वालिटी ये कहता है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इक्विटी कहती है अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। इक्वालिटी कहती है कि अगर आप यहाँ हो, एक कैटेगरी में हो, तो आप सिंपली आपको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इक्विटी कहती है कि अगर आप उस कैटेगरी से नीचे आते हो तो पहले हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देके यहाँ पर लाके फाइट में खड़ा करेंगे। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है कि सपोज आप एक एम्प्लॉयर हो, आपने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया जिसके लिए रिकमेंडेशन आपकी फ्रेंड ने दिया था। हो सकता है कि आप एंटायरली इम्पार्शियल रहे हो उस प्रोसेस में सभी कैंडिडेट्स के बीच में, लेकिन आपकी जो इमेज है वो खतरे में पड़ गई क्योंकि आपने जो हायरिंग की थी बेस्ड ऑन अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन। तो इसके लिए कहा गया है कि मेंबर्स मस्ट इंश्योर कि उनके जो जजमेंट्स हैं प्रोफेशनली वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। ना तो वो जजमेंट्स कंप्रोमाइज़ होने चाहिए और ना ही रीजनेबली बी सीन टू बी कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, ना तो वो गलत होने चाहिए ना ही गलत दिखने चाहिए। अगर कुछ चीज़ गलत दिख रही है तो भी वो गलत है क्योंकि उसकी वजह से बायसेस का एक वो आएगा, पर्सपेक्टिव लोगों के मन में आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो इस तरह का जो पिक्चर्स हैं लोगों के माइंड में, इस तरह की इमेजेस नहीं बननी चाहिए। इम्पार्शियलिटी के टाइम पर आपको ये देखना है। मेरिट्स ऑफ इम्पार्शियलिटी क्या है? जो वन ऑफ द की वैल्यूज नॉन डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर आता है। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी जो कॉन्सेप्ट है, एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस आपको लाने में हेल्प करता है अगर आप इम्पार्शियल हो। अगर आप सरकार में हो और अगर आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया तो वो भी आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे। इसके हम एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। और ओनली एन इम्पार्शियल एक्शन ही, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एक्शन ही आपको या आपकी इमेज को ऐसी इमेज दे सकता है आपके पार्टी को जिससे कि लोग ये ट्रस्ट कर पाए आपके ऊपर कि हाँ इनके साथ जाओ, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर एक नेशन या कोई कंट्री डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर देता है,
ठीक है, तो फेल हो जाते हैं रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को अपहोल्ड करने में। इम्पार्शियलिटी एक इसेंशियल एलिमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन लॉ, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजी लॉ, जो भी हैं उन चीज़ों में, ठीक। इम्पार्शियलिटी में जो आपको मेन नाम मिलेंगे उनमें आप जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे जो टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब इम्पार्शियल आपको दिखे हैं। न्यूट्रलिटी पे आते हैं। इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप की बात और न्यूट्रलिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इम्पार्शियलिटी क्या होता है? इट रिक्वायर्स टेकिंग एन एक्शन। और न्यूट्रलिटी क्या होती है? इनएक्शन या इग्नोरेंस। आपको दिख रहा है दो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आपने कहा मरो मैं जा रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रलिटी, ठीक है। आप कोई एक्शन नहीं लोगे। इम्पार्शियलिटी में आपको बैठ के बायसेस देनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि तू सही है, तू गलत है, इसके सामने झुक के सजदा और पैबोश करो। सो न्यूट्रलिटी इज द स्टेट ऑफ नॉट सपोर्टिंग ईदर साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, या जहां भी आपको ये दिखे कोई साइड नहीं ले, चुपचाप बैठे हो। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि न्यूट्रलिटी एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि आप इनेक्शन ले रहे हो। वुड्रो विल्सन के बारे में आपको जानना ही चाहिए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच की कड़ी हैं वो ये हैं, अमेरिका के इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स में से एक है। अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एक डिजायर्ड ट्रेट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आपको हर दूसरी पार्टी से इनेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। ये दो चीज़ें अलग हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, ठीक है। आपको इंटरवीन करना ही पड़ेगा। आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई पॉलिसी फेल हो रही है या अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो शॉर्ट पड़ रही है तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इम्पार्शियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब नॉट टेकिंग एनी साइड, किसी भी कंट्रोवर्सी में आप कोई साइड नहीं ले रहे हो। अब न्यूट्रलिटी का कुछ क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। न्यूट्रलिटी का मतलब नॉट जजिंग द वैलिडिटी ऑफ एन ओपिनियन। यहाँ मैंने क्या कहा था, दो लोग लड़ रहे हैं, एक सही है एक गलत है, या हो सकता है दोनों गलत हैं या दोनों सही है, बट आपने कोई ओपिनियन ही नहीं लिया। सोशल मीडिया पर आज सब कोई जज बने बैठे हैं, उन्होंने कहा इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये कह दिया, ये चोर है वो चोर है, यही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चुपचाप न्यूट्रल बैठ जाओगे तो फिर आपने एक सोशल मीडिया की जो वैल्यू है, गरिमा है, उसको आपने ख़त्म कर दिया। तो जो बात है, एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सुओ मोटो एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। जुडिशरी आपने कई बार देखा होगा कि खुद से संज्ञान ले लेती है, सुओ मोटो रेफरेंस ले लेती है। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ छप गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा PIL की नीड नहीं है, कोई बंदा कोर्ट नहीं गया, लेकिन जज ने कहा कि आज मैं इस पर खुद ही सुनवाई करूँगा। न्यूट्रल पोजीशन क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हर तरह की ओपिनियन को, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, अच्छी हो, बुरी हो, सबके लिए। तो न्यूट्रलिटी के लॉसेस हैं। और न्यूट्रलिटी एक नॉन जजमेंटल अप्रोच है, मतलब हम राइट और रॉन्ग में जजमेंट ही नहीं करना चाह रहे हैं। ह्यूमन बीइंग होने की हमने जो वर्थ है वही ख़त्म कर दिया। एक केस स्टडी न्यूट्रलिटी में आती है, नेट न्यूट्रलिटी या नेटवर्क न्यूट्रलिटी। 2016-17 में बहुत ज़्यादा चली थी, ठीक है। इशू क्या था कि जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, उन्होंने कहा, रिलायंस ने फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट रिलायंस या कोई एनीवन, ये ABC ये इंटरनेट कंपनी है। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारा इंटरनेट लेते हो तो आपको फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो फ्री मिलेगी, वो अमेज़न की वेबसाइट फ्री मिलेगी, और इसी तरह 2-3 कंपनी की मिलेगी। इससे क्या हो, नापतोल वाले तो निपट जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कुछ है, और जो 2-4 स्विगी है वो निपट जाएगा, इस तरह की चीज़ें निपट जाएंगी। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नेटवर्क न्यूट्रलिटी या नेट न्यूट्रलिटी देनी है। दिस शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट और चार्ज डिफरेंटली बेस्ड ऑन यूज़र, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन जो भी है, इन पर आप ऐसा नहीं करोगे। तो नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जब अपहोल्ड किया गया तो फिर फेसबुक ने अपना जो बलून का एक वो था कि मैं इंटरनेट बलून लगा के इंडिया में इंटरनेट दूंगा, फ्री इंटरनेट, बस वहाँ पर कुछ वेबसाइट है मुझे एक्स्ट्रा चलाने दो, तो वो मना कर दिया गया था। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी। अब जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज नॉन पार्टिजनशिप। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, अगर हम उसकी डेफिनेशन पर जाएं तो नॉन पार्टिजनशिप तो क्लियरली कहता है, पहले पार्टिजनशिप क्लियरली कहता है कि पार्टी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, पार्टी हो सकता है, कॉज हो सकता है, पर्सन, जहाँ से आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हों। आई एम पार्टी टू दिस कॉज, ठीक है। लेकिन मोस्ट केसेस में तो नॉन पार्टिजनशिप का मतलब क्या हुआ कि आप इन सबसे एंटी हो, लेकिन मोस्ट केसेस में नॉन पार्टिजनशिप का जो मीनिंग है वो पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन से, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन पार्टिजनशिप का मतलब यही है।
तो GS4 में आपको मतलब ये लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो दोनों लाइन लिखोगे। तो जो नॉन पार्टिजनिज्म है दैट इज लैक ऑफ एफिलिएशन विद एंड लैक ऑफ बायस टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। आपको पॉलिटिकल पार्टी से दूरी बना के रखनी है, बेसिकली यही नॉन पार्टिजनशिप है। जो वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से फ्लो होंगी, ना कि फिलॉसफी ऑफ अ ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, वहां से नहीं आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट टू कमीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी कमीशन के आप चेयरमैन हेड देखोगे ज़्यादातर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का फल मिलता है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर किसी पार्टी की सेवा की होती है। दे आर रिवॉर्डेड फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट। अब एक चीज़ और भी है, नॉन पार्टिजनशिप मेंटेन करना आज के टाइम में डिफ़िकल्ट है, और ना सिर्फ डिफ़िकल्ट है, इट इज़ एब्सोल्युटली तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको फोर्स किया जाता है कि आप पॉलिटिकल चॉइसेस लो, आपकी फैमिली आपको फोर्स करेगी, आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको फोर्स करेगा, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद भी आपको फोर्स करेंगी। और अगर आप नॉन पार्टिजनशिप दिखा रहे हो, दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, अगर ए पार्टी वाला बंदा आया, उसको आपने कहा नहीं भैया मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देने नहीं है, तो उसके मन में सीधे ये क्या जाएगा, विचार जाएगा कि ये तो बी पार्टी को सपोर्ट करता है और ये बंदा आपका एंटी हो जाएगा। और अगर बी को भी आपने यही कह दिया तो ए और बी दोनों आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये चैलेंजेस भी आते हैं नॉन पार्टिजनशिप में। वैल्यूज़ अपहोल्ड करना इतना इजी नहीं है। वैल्यूज़ अपहोल्ड करने में लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। मूवीज़ बनी हुई हैं वैल्यूज़ के ऊपर, आपने देखा होगा। अगेन आई विल रिवाइज द रेफरेंस ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनको भगवान इसीलिए नहीं कहा जाता है, उन्होंने ये सब चैलेंजेस अपनी लाइफ में जिए हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन पार्टिजनशिप के KR नारायणन, उनकी नॉन पार्टिजनशिप क्लासिक मानी जाती है। कलाम साहब की नॉन पार्टिजनशिप क्लासिक मानी जाती है। प्रणब मुखर्जी भी सेफ खेलते थे, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन बीजेपी और बाकी पार्टी से भी उनके रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। प्रणब दादा कहते थे उन्हें प्यार से। एक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट कैंपेन चलाए तो वो दिक्कत में आ सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा हो इलेक्शन कमीशन ने एक वोट डालो कैंपेन लाए हैं। इससे पहले 2009 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे वहाँ जागो रे 1 बिलियन वोट्स कैंपेन आया था। टाटा टी और एक NGO इन लोगों ने लाए थे, राइट। तो टाटा के नाम से उन्होंने लगा था कि टाटा जागो रे, चाय पियो जागो और जाओ वोट दे के आओ। अब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी या इनफैक्ट इन तीनों चीज़ों को, न्यूट्रलिटी हुआ, इम्पार्शियलिटी हुआ एंड नॉन पार्टिजनशिप, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं 1964। मतलब आप इनको अगर वायलेट करते हो तो आपको सज़ा हो सकती है। ये जो रूल्स हैं दोज आर प्रोहिबिटिव इन नेचर। सिविल सर्वेंट ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होगा, ना ही वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को इनकरेज करेगा, उनको प्रिवेंट करेगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहो। साथ में वो अपने इन्फ्लुएंसेस को इलेक्शन में यूज़ भी नहीं करेंगे। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पास एक इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी होती है, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे। और अपने राइट टू वोट तो उसको यूज़ करेंगे, वो तो उनका राइट है, लेकिन उसको चुपचाप कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता के साथ यूज़ करेंगे, बताएंगे नहीं। साथ में ऐसी कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे या क्रिटिसिज्म नहीं देंगे पब्लिक मीडिया में जो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, या फिर जिसके वजह से फेडरल या फिर इंटरनेशनल रिलेशन एम्ब्रेस होते हो। फेडरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट स्टेट रिलेशन, ठीक है, एंड ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दीज ऑल 3 टर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगली वैल्यू के साथ में। हम ट्राई करेंगे कि अपनी लाइफ में भी ये वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इनरोल करने के लिए आप synopsisis.in पर आ सकते हैं। वी हैव स्टार्टेड 1 न्यू फीचर, एक फ्री क्लासेस एट यूट्यूब, दूसरा फ्री क्लासेस एट वेबसाइट synopsisis.in, और तीसरा जो है पेड क्लासेस हैं। यूट्यूब पर अगर हम 10 फ्री क्लासेस ला रहे हैं किसी कोर्स की, तो वेबसाइट पर उसकी हम 20, 25, 30 फ्री क्लासेस लाएंगे, और पेड कोर्स में अगर 100% है तो 100% लेके आएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी, राइट। तो आप ऑफलाइन एड्रेस ये है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, और जब भी आप विजन IAS घूमने आओ तो आपका मोस्ट स्वागत है। कुछ नहीं तो फिर चाय पी के ज़रूर जाइएगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.